आज का वीडियो बहुत ही मजेदार व इंफॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं संजय सिरोडकर सर, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे को उठाने वाले हैं जैसे कि टोल गेट चोरी हो गया या बहुत सारे ऐसे टैक्स चोरी हो गए जो लोग करते हैं या बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो लोगों को मालूम नहीं होता है। वेलकम टू द शो सर। आपका मैंने डीपी देखा, उसमें आपने डीपी लगाया है टोल एक झोल है, ऐसा समथिंग लगाया है। सो इसके पीछे क्या रीजन है, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है टोल में इतने सारे झोल हैं? आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। टोल एक झोल, ये मैंने पुस्तक लिखा है मराठी में। 2018 में उसका मैंने लिखा था जी। और उसमें यही लिखा है कि ये सब्जेक्ट क्या है। ये आम आदमी जैसे ये ट्रैवल करता है, कोई भी, तो उसको सिर्फ ये दिखता है कि वो ट्रैवल कर रहा है, उसको अच्छा रोड मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। आगे जाके एक टोल गेट आता है, उसमें वो पैसा भरता है और आगे निकल जाता है। अब वो एक्चुअली चीज़ क्या है, वो ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया, वो रोड से कनेक्टेड कैसे हैं, राइट। और अगर हम लोग टोल दे रहे, जो पैसा दे रहे जी, वो कितना है, अगर आज 30 रुपया 100 रुपया, वो आगे जाके सालाना कितना होता है जी, और कितने व्हीकल पॉपुलेशन है, कितना लोग भरते हैं, उसका आगे होता क्या है। जी। सो बेसिक सोशल एक्टिविस्ट होने की वजह से जिस दिन से आरटीआई आया है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, 12 अक्टूबर 2005, उस दिन से मैं आरटीआई भी यूज़ कर रहा हूँ। ओके। तो जैसे जैसे वो क्यूरियोसिटी तो रहती है, और मेरा जो नौकरी और व्यवसाय जो है उसके तहत मैं पूरा महाराष्ट्र घूमता हूँ। आपने पर्टिकुलर टोल को ही टारगेट किया है? एग्जैक्टली। ऐसा कुछ बातें बताइए जो आपको लगता है कि वाकई में यहाँ पे घपला है। एग्जैक्टली। जैसे आपने देखा कि ये सब्जेक्ट मेरा शुरुआत हुई 2008। तो आज से मैंने पूरा महाराष्ट्र जैसे घूमता था मेरे सर्विस की वजह से। जी। तो ये टोल गेट दिखने लगे, फिर रोड दिखने लगे, लेकिन जैसे जैसे मैं बढ़ता गया 2008, 9, 10, ये समझ में आया कि पैसा तो जा रहा है, लोगों से पैसा ले रहे, लेकिन रास्ते अभी भी वैसे की वैसे ही है, मतलब खराब है। जी। अच्छा, वो नौबत आज भी है। दूसरी चीज़ आप देख रहे हो कि कतारें बढ़ते जा रही है, तो उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो आम आदमी भुगत रहा है, मतलब जो भी ट्रैवल करता है, पैसेंजर हो। सबसे बड़ा जो उसका फटका है या सिवियरिटी है, जी। वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को बैठी है। अगर आप देखेंगे कि जितनी भी कतारें लगती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, ये पूरे इकोनॉमी का नुकसान है। जैसे इस वजह से अगर कतारें लगती है, लंबी लंबी कतारें लगती है, तो सबसे बड़ा जो होता है वो फ्यूल लॉस होता है, जिसमें आप पेट्रोल और डीजल कहते हैं। उसके साथ साथ जितने भी ट्रैफिक जाम होता है, उस पर ह्यूमन आर्स वेस्ट होते हैं। फास्टैग जब देखा जाए, फास्टैग के हिसाब से तो उतनी ज्यादा शायद नहीं लग रही है कतारें। नहीं, ये गलत बात है। आप मुझे एक टोल गेट बताइए कि आप आए और 1 मिनट में निकल गए, नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल, राइट। खाली मैनुअल इससे लेके जो कैश ले रहे थे उसका खाली कन्वर्जन इलेक्ट्रॉनिक में हो गया है। लेकिन आज भी कतारें वैसे की वैसे ही। आप कभी भी किसी भी दिन आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस से ट्रैवल करो, किसी भी दिन आप, अगर हम लोग पुणे में बैठे हैं तो पुणे से टुवर्ड्स कोल्हापुर जाओ, खेड शिरपूर टोल नाका, वहाँ के सातारा का आनेवाड़ी, उसके बाद तासवड़े करड़ का और किणी कोल्हापुर का। आज बताइए, आज मुझे बताइए, एक जमाना था कि हम लोग यहाँ से लेके कोल्हापुर तक 240 किलोमीटर्स 3-3.5 घंटे में हम लोग पहुंचते थे। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति ये है कि 5.5-6 घंटा लगता है। क्यों लगता है? टोल भी है, पैसा भी लेते हैं, करोड़ों रुपया भी लेते हैं। रोड की क्वालिटी क्या है? आज हम लोग 6 लेन अपग्रेडेशन का हम देख रहे हैं, सातारा से कागल तक का 145 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। आज आपको डायवर्जन दिया जाता है। डायवर्जन कागज पे लिखा है कि अगर डायवर्जन भी दे रहे हो, सर्विस रोड भी दे रहे हो, तो वो उतना ही क्वालिटी का होना चाहिए जैसे पहले वाला रोड था या हाईवे वाला था। आज ये है क्या? तो बयानबाजी बहुत होती है, वस्तुस्थिति बहुत ही अलग होती है। क्या टोल गेट नहीं होने चाहिए? 17 साल के बाद मेरा ये स्टेटमेंट है कि नहीं होनी चाहिए। शुरू में मेरा मानना था कि नहीं यार, एक रेवेन्यू जनरेशन मॉडल है, सरकार को पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो ठीक है, उसके बदले में सरकार अगर सुविधा दे रही है तो वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे जैसे मेरा स्टडी बढ़ते गया, जैसे जैसे मेरा दिमाग चलते गया, जैसे जैसे मैंने हिसाब से, लाइक आपने बहुत सारा पिछले कई सालों से एक्टिव है ऑन द रोड इश्यूज, तो कितने डिस्टेंस पे एक टोल गेट होना चाहिए? लाइक अगर हम बात करें पुणे से लेके मुंबई तक, तो लगभग 3 टोल गेट पड़ता है। तो क्या ये मतलब सही है? बोलता हूँ, 2000
8 में, जैसे अगर आप कोई भी किसी भी टोल कॉन्ट्रैक्ट का नोटिफिकेशन निकलता है जी। तो उस पर लिखा होता है, एक टोल कॉन्ट्रैक्ट करने वाली अगर संस्थाएं कौन है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है, जी। उसका एक प्राधिकरण है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट लेवल पे आपका महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, लोकल पीडब्ल्यूडी है और लोकल पीडब्ल्यूडी का एनएच डिवीजन है। ये संस्था जो टेंडर निकालती है, राइट। और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकालती है, उसको गवर्नमेंट रेजोल्यूशन बोलते हैं। ओके। तो टोल एक नेशनल हाईवे 2008 का एक नोटिफिकेशन निकला था, उस पे सबसे पहले ये मेंशन किया गया था कि 2 टोल में अगर एक स्टेज पे है, एक स्टेज में, तो 2 टोल के बीच में 85 से लेके डिस्टेंस होना नहीं चाहिए। अब वो आंकड़ा 2009-10 में 80 आ गया। वो आंकड़ा 2013 के 13-14 के नोटिफिकेशन में वो आंकड़ा 65 हो गया। और अगर आज असलियत में आप देख रहे हो तो कुछ महीने पहले गडकरी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि 2 टोल के बीच में 60 अंतर नहीं होना चाहिए। और अगर रहेगा, ये पार्लियामेंट का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, अगर रहेगा तो कोई भी एक टोल हम लोग एबॉलिश कर देंगे। लेकिन अगेन वो हवा में रह गया। आज की तारीख में वो स्टेटमेंट की बात मेरे नजर में तो, मेरे स्टडी में तो एक भी टोल डिस्टेंस की वजह से बंद हुआ है ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मतलब लोगों का भी कंसर्न है कि जब वो गाड़ी खरीदते हैं तो ऑलरेडी रोड टैक्स तो देते ही हैं उस पर चलने के लिए, ऑलरेडी मतलब बहुत सारे जो टैक्सेस हैं वो लगते हैं, उसके बाद दोबारा से टोल टैक्स देना वो थोड़ा सा मतलब लोगों को खटकता है इसमें। और वहीं अगर दूसरी जगह हम बात करें तो जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनको टोल नहीं होता है, उनके लिए फ्री है। दिस इज कॉल्ड पैराडॉक्स, जिसको विरोधाभास कहते हैं। दुनिया टोल भरे, मतलब हम लोग आम आदमी जी करोड़ों, उसके मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा कि कितना कलेक्शन है, दिखाए कितना जाता है, ये झोल कैसे होता है। अब आपने बात छेड़ी है कि टोल डिस्टेंस, और बिल्कुल एकदम खुल के बताइए हमारे ऑडियंस को क्या एग्जैक्टली झोल होता है और कैसे होता है। मैं बताऊंगा झोल कैसे होता है, और झोल सिर्फ पैसे का नहीं है, झोल किस चीज का है ये ऑडियंस ने जानना जरूरी है। और उसके बाद में ये बताऊंगे कि आप लोगों ने क्या करना है जी, बराबर है। तो 17 साल के बाद मेरा स्टेटमेंट है कि टोल नहीं होना चाहिए जी, राइट। शुरू में जैसे वो 2000 साल से शुरुआत हुई, टोल टैक्स बोला जाता था। स्लोली जैसे टोल टैक्स के बारे में लोग खौफा होने लगे, बहुत उसका बोलबाला होने लगा, तो एकदम सॉफ्टली उन्होंने वो टोल टैक्स का यूजर फी करके उसने वर्डिंग चेंज कर दिया। क्योंकि अगर टैक्स होता है तो उसको जिम्मेदारी है, दिखाना पड़ता है, उसको बजट में या सेंट्रल बजट में, स्टेट में दिखाना पड़ता है, एंड दे आर आंसरेबल। अगर टैक्स जमा कर रहे हैं तो दिखाना पड़ता है। नाउ एक रोड कोई भी ले लो, गांव का ले लो, हाईवे ले लो, स्टेट ले लो, नेशनल हाईवे ले लो, एक सड़क जब बनती है राइट, अगर आप ग्रामीण लेवल पे ले लो या कॉर्पोरेशन लेवल पे ले लो, तो हर संस्था, जैसे अगर आप लोग पुणे में बैठे हैं तो पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन रोड टैक्स लेती है जी। अगर टोल का संबंध सिर्फ हाईवे पे है राइट। तो इनिशियली ये 1996 में जब ये क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल का जैसे चतुष्कोण, सुवर्ण चतुष्कोण योजना आई थी, अटल बिहारी साहब वाजपेयी पंतप्रधान थे, तो तब हाईवे तो बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है राइट। तो उस समय 1996-97 में सेंट्रल रोड फंड ये एक कायदा किया गया, उसके तहत सेंट्रल रोड फंड ये पेट्रोल और डीजल पे कुछ परसेंटेज सेस शुरू हुआ, जिसका जो भी इनकम है सेस से, जो आज भी चालू है, जो टोल जो हाईवे यूज कर रहा है वो भी भर रहा है, जो हाईवे यूज नहीं कर रहा है वो भी भर रहा है। क्योंकि जिस वक्त आप पेट्रोल और डीजल भर रहे हो उसमें एक कंपोनेंट सेस का है। अभी वो स्टेट भी लेती है, सेंट्रल भी लेती है, वो सेस सीधा सेंट्रल रोड फंड में जाता है। मतलब डबल टैक्स हो रहा है? नहीं, पेट्रोल अभी डबल टैक्सेशन है या ट्रिपल टैक्सेशन है, ये लोगों ने सोचना है। मैं वस्तुस्थिति बयान करूंगा। अगर सेस ले रहे तो सेस इज एक तरह का टैक्स ही है, बराबर है। सेस ले रहे पेट्रोल का, डीजल का, एक। दूसरा, जब आप व्हीकल लेते हो तो आरटीओ आपका एक रजिस्ट्रेशन लेती है, उसमें आपका एक रोड टैक्स लेती है। आज की तारीख में वो 15 साल का एक साथ लेती है, आप जैसे उसको वन टाइम रोड टैक्स बोलते हैं। फिर अगर आप ट्रांसपोर्टर हो, आप पैसेंजर बस या ट्रक चला रहे हो राइट, तो आपके पास से पैसेंजर गुड्स और टैक्स ले रहे, टैक्स राइट। तो सेस, वन टाइम रोड टैक्स,
पैसेंजर गुड टैक्स, अगर आरटीओ की बात करें तो लेंथ ब्रेड्थ इसके ऊपर जी। ओवरलोडिंग और एक एक सीट जैसे बढ़ती है उसका अलग अलग चार्ज। तो कोई भी चार्ज हो, अधिभार हो, सेस हो या डायरेक्ट टैक्सेस हो। सेस के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा प्लीज, हमारे ऑडियंस को एग्जैक्टली पता नहीं, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होगा। अब जब पेट्रोल या डीजल भरते हो जी। राइट, अब बहुत सारी बातें चीज होती है कि यार पाकिस्तान में 30 रुपया है, 35 रुपया, श्रीलंका में 40 रुपया है, बांग्लादेश में 50 रुपया है और हमारे इधर 100 रुपया क्यों है। जी। तो अभी एक कॉम्पोनेंट है कि एक्चुअली आप पेट्रोल डीजल जो ले रहे हैं उसका कॉस्ट है, और ये सेस जो है ना ये एक तरह का टैक्स ही है जो परसेंटेज, एक कंपोनेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐड करती है, एक कंपोनेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ऐड करती है। Okay. मान लो अगर 100 रुपया 1 लीटर का हम लोग भर रहे हैं तो एक्चुअली पेट्रोल का 40-50 रुपया ही होता है, जो एक्चुअल 30% स्टेट का टैक्स है, सेस है, और 30% सेंट्रल का है। तो ये जो सेस लिया जा रहा है हमारे से जी। हर वक्त जी। ये कंपोनेंट जाके सेंट्रल रोड फंड में जाता है। अब वहां से जाके क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि सेंट्रल रोड फंड 2000 का कायदा हुआ, उसके तहत ये सेस शुरुआत हुई। जी। वो वहां से कहा जाता है, तो उस समय जो सुवर्ण चतुष्कोण था, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट डिजाइन हुआ जी। उसको फंड करने के लिए। अब एग्जैक्टली क्या है, तो ये फंड कहां यूज किया जाता है, तो कागज पे है कि टू बिल्ड एंड मेंटेन नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया। जी। तो जिस तरह से हमने आज वो फेजेस देखे, तो जो सिलसिला 2000 में शुरुआत हुई उसके तहत एनएचडीपी नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3, 4, 5, 6, 7, आज की तारीख में 2014-15 में फेज 8 चालू है। उसके से बहुत सारा पूरे इंडिया में आपसे देखें, नॉर्थ साउथ, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर, जामनगर से लेके गुवाहाटी, या आपने बहुत सारे हाईवेज देखे। बिल्कुल सही बात है, राइट। कहने का मतलब है अगर हम लोग डबल टैक्सेशन की बात करते हैं जी। अगर ऑलरेडी हम लोग सेस भर रहे हैं, ऑलरेडी आपने हमारे से पैसा लिया है, टैक्स लिया है, तो ये अलग से टोल आप क्यों ले रहे हो, क्यों ले रहे हैं? अब उसका कारण बताते हैं कि मेंटेन करने के लिए। अब मेंटेन करने के लिए कोई भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आप बात करते हो, राइट, अगर जिस बिल्डिंग में हम लोग बैठे हैं अभी एक 10-12 मंजिल की बिल्डिंग है, राइट, एक बार वो बिल्ड होने के बाद उसका लाइफ कितना होना चाहिए, गारंटी कितनी होना चाहिए कि इसको कुछ नहीं होगा। छोटा मोटा तो आप देखो प्लम्बिंग, पाइपिंग, ये वो टचअप वचअप तो होता रहेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। मेजर तो 30 साल रहते हैं। जी। आप 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का अगर हाईवे प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसका कुछ लाइफ होना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके कुछ स्टैंडर्ड्स है क्या। आज की तारीख में इंडिया में एक स्टैंडर्ड है IRC, इंडियन रोड कांग्रेस, उसके तहत, उसके डिजाइन के तहत, उसके नॉर्म्स के तहत रास्ते बनने चाहिए। जी। आपने ये NHDP के अंदर पूरा जो उनका नॉर्म्स है उसमें लिखा है कि ये रोड हम लोग बनाएंगे, ये इंटरनेशनल क्वालिटी के होंगे। आप देख रहे हो क्या वैसा? अब कहीं भी देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कहाँ? अरे फॉरगेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो फॉरगेट अमेरिका, फॉरगेट यूके, फॉरगेट यूरोप। जी। आप थाईलैंड से मैच करके दिखाइए, आप मलेशिया से मैच करके दिखाइए, आप गो टू अगेन, आप कोई भी छोटी मोटी कंट्री ले लो, आज वैसी परिस्थिति है। मैं आपको 17 साल के बाद दावे के साथ कहता, मैंने बहुत घुमा, मैं बाय रोड एटलीस्ट महाराष्ट्र में 10 बार घुमा हूं। आप मुझे कोई भी एक स्ट्रेच, एक 100 किलोमीटर्स, कोई भी एक स्ट्रेच 100 किलोमीटर्स एग्जाम्पल अच्छा रहता है, स्पॉटलेस दिखाइए। बहुत लोगों का तो कहना है कि नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्रेसवे, हाईवे कनेक्टिविटी कर रहे हैं अक्रॉस द कंट्री। व्हाट अबाउट दैट कॉन्सेप्ट? उनका सम्मान रखते हुए मैं एक स्टेटमेंट करूंगा। जी। मंत्री साहब बहुत अच्छा काम करते हैं। मराठी में एक कहावत है, पुढचं पाठ मागचं सपाट। मतलब रोड तो बना दिया लेकिन उसकी गारंटी कौन लेगा? स्टेटमेंट यही है कि बहुत सारा मैंने रोड बना दिया, बहुत सारे मैंने हाईवे बना दिए। बिल्कुल हम ना नहीं बोलते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसके बाद की गारंटी क्या? किसी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या एक्शन होना चाहिए अगर वो फेल होता है? अगर फेल होता है, फेल होने के नॉर्म्स क्या है? एक, आपने अच्छा क्वालिटी का बनाया है। 2, आप रेगुलर मेंटेन कर रहे हो। 3, अब सारी चीजें है कि एक्चुअली रोड डिजाइन जो था
शेड्यूल में, कॉन्ट्रैक्ट में शेड्यूल करके रहते, उसमें डिजाइन रहते, उसके तहत बराबर हुआ है इंजीनियरिंग ड्राइंग। उसके बाद आपका जो भी टेक्निकल लैंग्वेज है उसके तहत हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या है, ये सारी चीजों के बाद क्या होना चाहिए। तो जो कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें जितना भी पीडब्ल्यू का कॉन्ट्रैक्ट है या एमएसडीसी का है, नेशनल हाईवे का है, तो उनके जो अधिकारी है उनको ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट हर महीने जाता है, मेंटेनेंस रिपोर्ट हर महीने जाता है, जो कागज पे लिखा है उसके तहत बराबर रोड कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है नहीं हुआ है। बहुत सारी चीजों में आप देखते होंगे कि एक हाईवे है जी या फ्लाईओवर है, अगर फ्लाईओवर है तो उसके ऊपर पानी तो रहना ही नहीं चाहिए, तो ये कहीं तो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग का फॉल्ट है। अगर फॉल्ट है तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। अब सिर्फ प्रॉब्लम ऐसी है कि कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ और सिर्फ पेनल्टीज है, ये पेनल्टी को बढ़ा के ब्लैक लिस्टिंग, डीबार ये होना चाहिए, ये बहुत सारे चीज में नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। इसी रोड बनने के बाद रोड सेफ्टी के लिए मतलब क्या क्या टेंडर पास होते हैं जो लोगों को मालूम भी नहीं है और उसके नाम पे टेंडर पास हो रहे हैं, लाइक रेनोवेशन हो गया या पॉथ होल्स हो गया, स्ट्रिप लाइंस हो गई, सब कुछ कहाँ पे स्कैम हो रहा है? अगर आप टेंडरिंग की अगर बात करते हैं तो सब पब्लिक डोमेन में रहता है, उसकी काफी सारी नोटिस होती है कि लोगों को छुपा के कुछ टेंडरिंग नहीं होता, ये पहला एकदम क्रिस्टल क्लियर, उसमें एकदम ट्रांसपेरेंसी है। कहाँ पे? टेंडरिंग अनाउंस करने में। अच्छा, टेंडरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसी है कि टेंडरिंग कोई भी आता है, जैसे अभी महा टेंडर बोले या टेंडर का एक ऑनलाइन, अभी तो कंप्लीट ऑनलाइन है, अगर लोगों को टेंडरिंग के बारे में जानना है तो वो वेबसाइट फॉलो करें। हर आप नॉट ओनली रोड, पूरे भारत में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर रहेगा तो आपको वो साइट पे मिल जाएगा। टेंडर मिलेगा किसको अगर ऑनलाइन के थ्रू भी हो रहा है? तो इसमें भी क्या घपला होता है? ऑनलाइन के थ्रू भी स्कैम कर सकते हैं क्या? नहीं हो सकता। देखो, टेंडर ऑनलाइन कोई भी भर सकता है अगर वो क्वालिफिकेशन में बैठता है। जैसे उसमें टर्म्स एंड कंडीशन लिखा है कि भाई इतना इतना फाइनेंशियल कैपेसिटी आपका चाहिए, इतना इतना टेक्निकल कैपेसिटी चाहिए, इतने इतने साल का एक्सपीरियंस चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा क्वालिफाई होता है, उस क्राइटेरिया में बैठता है, तो भारत का कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आदमी अगर वो कैपेबल है तो वो टेंडर भर सकता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि बहुत सारी चीजों में वो क्वालिफिकेशन नहीं होता, बहुत सारी चीजों में टेंडरिंग के कंडीशंस ऐसे होते हैं कि एक दो ही लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। अब उस पर बहुत सारा ऊपर नीचे है, लेट अस नॉट गो इनटू दैट। प्रॉब्लम यह है कि टेंडर मिलने के बाद क्या प्रॉब्लम, टेंडर मिलना ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि कागज पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे तहत काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आज की तारीख में वो नहीं होता। एक, रोड क्वालिटी, दो, फैसिलिटीज, जी, तीन, मेंटेनेंस। इसका क्लासिक एग्जांपल और जो विजिबल है, जो हर कोई आदमी, हर कोई पैसेंजर, हर कोई नागरिक देख सकता है, जो एब्सोल्यूट विजिबल है। कोई भी आप रोड कॉन्ट्रैक्ट ले लो, हाईवे 2 लेन हो 4 लेन हो, बीच में आपको एक डिवाइडर रहता है, बराबर है। अब उसको टेक्निकल लैंग्वेज में मेडन बोलते हैं, मेडन, MAIDEN। अब उसमें आप कोई भी हाईवे का कॉन्ट्रैक्ट ले लो तो वहां पे आपको प्लांटेशन चाहिए जी, बराबर है। और वो जहां पे हाईवे टच है, ग्राउंड लेवल से लेके कम से कम 6 फीट का प्लांटेशन चाहिए। अब वो कौन से प्लांटेशन चाहिए, कौन सा वृक्ष चाहिए, कौन से झाड़ चाहिए, ये सारा कॉन्ट्रैक्ट में रहता है, उसके नॉर्म्स और नॉमिनेशंस है। मतलब प्रॉब्लम है पेड़ कौन सा लगेगा होना ही, हाँ वो भी है क्योंकि क्या है, लगेगा वो भी डिसाइड होता है, क्योंकि टेरेन जो रहता है कि हर एक का क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ का वेदर, वहाँ का पोल्यूशन, वहाँ पे अवेलेबल होने वाला पानी, राइट, इसको मद्देनजर रखते हुए वहाँ पे प्लांटेशन कौन सा होना चाहिए, राइट। और जहाँ पे बेसिकली फल फूल ना हो वो कोई काम के है नहीं, लेकिन वो क्यों बनाते हैं? सो दैट सामने वाला जो ट्रैफिक आता है उसका जो लाइट है ना, वो अपोजिट लेन में आंख में नहीं जाना चाहिए, उसका मैटर, तो वो सेफ्टी के लिए बनाता है। आप मुझे बताइए, मतलब अगर किसको देखना ही है कि प्रॉब्लम क्या है, स्कैन क्या है, तो एकदम सिंपल है। अगर कोई टोल रोड हाईवे है और उसके ऊपर एकदम बड़ा घना प्लांटेशन 6 फीट तक नहीं है तो वो झोल है, वो स्कैम है। अरे समृद्धि एक्सप्रेस देखिए, इतना 55 करोड़ 60,000 करोड़ का समृद्धि हाईवे बनाया, 700 किलोमीटर का, आप दिखाइए मेडन में प्लांटेशन कहां पे है? तो प्रॉब्लम यही है ना। देखो, झोल सिर्फ पैसे का नहीं है, वो तो है ही, एक दो एग्जांपल बताऊंगा बाद में, लेकिन अगर प्लांटेशन नहीं है तो वो प्रॉब्लम है।
प्रॉपर बैरिकेड्स नहीं है, वो प्रॉब्लम है, आपका प्रॉपर पानी जम रहा है, वो प्रॉब्लम है। हमने 2-3 महीने पहले देखा ना, पूरा जी वही, अगर हम पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की हाँ, बात करें, पीएमसी में गार्डन डिपार्टमेंट भी आता है, रोड डिपार्टमेंट भी आता है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, लाइक एवरी ईयर दे प्लान, और लेकिन हर बार रेनी सीजन में वही सिचुएशन होता है। और दूसरा बात आपने जो पेड़ की, हम पुणे के किसी भी डिवाइडर या किसी भी रोड पे देखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि जो नॉर्म्स हैं वो फुलफिल करते हैं। नहीं नहीं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ हाईवे प्रोजेक्ट, टोल रोड के प्रोजेक्ट। अब अगर स्टेट भी हम लोग अगर लोकल कॉर्पोरेशन पे अगर आते हैं तो उसके शायद नॉर्म्स अलग रहेंगे। अब जिसका एक क्लियर कट, जैसे अगर हम लोग सिर्फ ट्रैफिक जाम की बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा कि जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, ओके, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब मोस्टली तो रियल एस्टेट ही हो रहा है, जहाँ देखो पूरे टाउनशिप टावर 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 हो रहा है, तो उसके जितने भी टाउनशिप हो रहे हैं उसके 15% आपको रोड्स चाहिए। अब असलियत में क्या है, असलियत में वो रोड 6% है। अभी आपने 2 महीने पहले डीसीपी मनोज पाटिल अपने ट्रैफिक के हैं, जी, उन्होंने भी कहा कि 6% है। अच्छा, उससे एग्जैक्टली 2 साल पहले मनसे के प्रेसिडेंट राज साहब ठाकरे, उन्होंने यही स्टेटमेंट किया था कि आज की तारीख में आपके जितना डेवलपमेंट हो रहा है उससे मतलब 6% है, और कहाँ 15%। तो सबसे पहले ट्रैफिक जैम का आज पुणे में देख रहे हो, कहीं भी जाओ तो वही प्रॉब्लम है कि डेवलपमेंट हो रहा है, रियल एस्टेट हो रहा है, सीमेंटीकरण कॉन्क्रीटीकरण हो रहा है, रोड्स ही नहीं है। जो स्टैंडर्ड्स है 15% होने चाहिए, अगर वो 6 है तो वही होगा ना कि भाई 6 लेन का ट्रैफिक अगर 1 लेन में होगा तो वो पाइलअप होगा ही ना, वो ट्रैफिक जाम होगा ही जी। और ये सारी प्रॉब्लम जो है ट्रैफिक जाम की, गड्ढे रहे, खराब रास्ते, ये तो प्रॉब्लम हाईवे पे भी है, टोल पे भी है। और आपको मालूम है इकोनॉमी का नुकसान कितना होता है अगर कोई भी हाईवे पे ट्रैफिक जाम होता है। इसका स्टडी हुआ था 3 बार, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और IIM कलकत्ता, इनका जॉइंट स्टडी हुआ था रिगार्डिंग रोड्स ट्रैफिक जैम एंड उसके तहत नुकसान कितना होता है। 2008-9 ये 1 साल था, 12-13 1 साल था, और 14-15। तो अगर मैं लेटेस्ट बात करूं 14-15 की, और रिपोर्ट था इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रिपोर्ट था, और वो स्पेसिफिकली टोल के ऊपर जो कतारें लगती है, राइट, उसमें जो नुकसान होता है पूरे भारत का, ये ओनली फ्यूल लॉस, मतलब वहां पे खड़े हैं, गाड़ियां चालू है और ईंधन तो बर्न हो रहा है, ऑफ कोर्स ईंधन तो बर्न है, मतलब पेट्रोल डीजल का नुकसान है। तो वो जो नुकसान है वो आंकड़ा था 87,000 करोड़। और उस समय टोल कलेक्शन था जो ऑफिशियल नेशनल हाईवे ने अनाउंस किया था, दैट वाज अराउंड 34-35,000 करोड़। तो आप मुझे बताइए 35,000 करोड़ के इनकम के लिए या टोल वसूल के लिए आप कंट्री के इकोनॉमी का 87,000 करोड़ का नुकसान करने के लिए आप रेडी हो? टोटली लॉस। नहीं, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। ये कहाँ का, मतलब ये कहाँ की स्टडी है, ये कहाँ की सोच है? अच्छा, उसके बाद भी मैं बोलता हूं, मैंने कहा ना कि हम लोगों से ज्यादा सबसे बड़ा जो डायरेक्ट सफरर अफेक्टेड पार्टी कौन है? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, मतलब ट्रक बस। मेरा तो सीधा मानना है अगर कोई देश चला रहा है तो आप लोग, मैं और पॉलिटिशियन नहीं चला रहे। ये जो बेचारे बस ट्रक ड्राइवर जो चला रहे ना, यहाँ से लेके सामान, राशन, पानी, फलाना, ये लोग देश चला रहे, और उनको जिस तरह से सम्मान मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। ये मेरा भी दुख है, बहुत सारे लोगों का है। लेकिन अब सुनिए मेरा बात जी। तो ये जो नुकसान है, तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री ने लगातार कम्युनिकेशन किया, लगातार बातचीत की। 2012 में देन प्रेसिडेंट मनमोहन सिंह साहब, उसके बाद 2014, 15, 16 लगातार 3 साल माननीय पंतप्रधान नरेंद्र साहब मोदी। तो नरेंद्र मोदी साहब को भी प्रेजेंटेशन दिया था, उसमें यही रिक्वेस्ट किया था कि गिव अस बैरियरलेस, गिव अस सीमलेस ट्रैफिक, मतलब टोल हटाओ, जो भी इनकम रहेगा वी आर रेडी टू पे अप फ्रंट। अब ये गौर से सुनिए, ये शायद बहुत लोगों को मालूम नहीं रहेगा। अब उस समय आंकड़ा क्या था? दैट वाज अगेन, वो जो स्टडी किया
और वो आंकड़ा कुछ 17-18-20 हजार करोड़ के आसपास था। देन ये मैं 2015-16 की बात कर रहा हूं। पूरा ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री जिसपे बस, ट्रक, नेशनल हाईवे परमिट वगैरह आते हैं, दे वेर रेडी टू पे अप फ्रंट। आप आंकड़ा बोलो, ये हम लोग आपको इन एडवांस सब दे देंगे, लेकिन ये टोल गेट हटाओ जिससे हमारा नुकसान हो रहा है, देश का इकोनॉमिक नुकसान हो रहा है। जी। आज अगर मैं 2, 4, 5, 10 करोड़ ट्रक ले रहा हूं, आज मैं 16 व्हील का ट्रक ले रहा हूं, तो मेरा अगर दिन में मैं अगर 1000 किलोमीटर नहीं क्रॉस करता तो वो मुझे नहीं पड़ता। अब प्रॉब्लम यह हुई है कि वो जो नेशनल हाईवे जा रहा है उसका आज ये खराब रास्ते, ट्रैफिक जैम, टोल गेट की वजह से barely they can cross not more than 350 to 400 kilos। अब ये भी तो प्रॉब्लम है। पब्लिक कैसे आवाज उठा सकती है इन सब के थ्रू? आई मीन पब्लिक को क्या स्टेप्स लेना चाहिए? गुड क्वेश्चन। एक, आस्क क्वेश्चन जी। टू योर लोकल रिप्रेजेंटेटिव। मेरा तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूं कि मुझे चीड़ आती है, हमने जिनको इलेक्ट किया है, लोकल काउंसलर हो, एमएलए हो, एमपी हो, हमारी आवाज कौन है? मुझे अगर तकलीफ होती है तो मुझे किसके पास जाना चाहिए? लोग ये करते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है, बराबर है जी। दे शुड एक्सप्लेन कि भाई ये तकलीफ है, सो दैट वो विधानसभा, विधान परिषद में, लोकसभा, राज्यसभा में आवाज उठाए। आज की तारीख में हम पूछते नहीं है। और ज्यादातर तो टोल वगैरह मुझे लगता है पॉलिटिशियंस के ही होंगे, और कहीं ना कहीं लिंक होंगे जस्ट फॉर। अब ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये इसका नो वन कैन प्रूव इट अनलेस एंड अनटिल उसकी कोई ऑफिशियल कंपनी है तो इसका जवाब तो बहुत ही हाइपोथेटिकल होगा, हाँ ना में उसमें कोई मतलब नहीं है। बट हम करोड़ों का टोल भरे और उनको टोल माफी, एग्जम्पशन। माय फंडामेंटल क्वेश्चन इज व्हाई? Isn't it a problem of right of equality? Isn't it a paradox? विरोधाभास जिसे बोलते हैं कि जिनको ऑफिशियली सालाना, एमएलए और एमपी हो, सालाना सैलरी, पर्क्स और जितनी फैसिलिटी सुविधा मिलती है, तो वो पैकेज करीबन 50 लाख रुपया जाता है साल का। अगर जिसका इनकम 50 लाख है, उनको टोल क्यों ये माफी देनी है? क्यों एग्जम्पशन उनको है? मेरा ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। आज की तारीख में आप देखो, एक एमएलए एमपी दिखाओ कि जिसने कहा हो कि बॉस आई सरेंडर, मैं आज से ये माफी नहीं लेता हूं, मैं जहां भी जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मेरे कार्यकर्ता जाएंगे, मैं टोल भरूंगा। नॉट अ सिंगल एग्जाम्पल। तो ये प्रॉब्लम है, राइट? और ये अगर आंकड़ा देखेंगे टोल कलेक्शन का कितना होता है, आज की तारीख में फास्टैग वगैरह दिखाते तो वो 35,000 का हो गया, 40,000 का हो गया, 50,000 करोड़ का सालाना ये हो गया, क्या कलेक्शन हो गया। सिंपल कैलकुलेशन, लेकिन ये आंकड़े कभी सामने नहीं आते अनफॉर्चुनेटली। सिंपल एग्जांपल है, आप व्हीकल अगर देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी रहती है जी। अच्छा, टू व्हीलर आप बाजू में रखो, उसको तो टोल है नहीं। टोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कार्स को टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? LMV, लाइट मोटर व्हीकल। उसके बाद क्या आता है? LCV, राइट? उसके बाद क्या आता है? बस, ट्रक। उसके बाद क्या आता है? मल्टी एक्सल और हेवी व्हीकल, अर्थमोर जो भी है। तो बेसिकली 4 कैटेगरी है, LMV, LCV, बस, ट्रक और हेवी व्हीकल, मल्टी एक्सल उसको बोलते हैं। अब अगेन LCV, बस, ट्रक और मल्टी एक्सल का भी छोड़ दो, बराबर है? LMV कितने हैं? उसका एक मैं आपको लोकल एग्जांपल बोलता हूँ, मुंबई एंट्री पॉइंट का, और क्या रिपोर्ट आया था और क्या गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। उसके पहले ये जो मैं अगर बस ट्रक की बात करूं तो रफली उसका जो व्हीकल पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड ऑन पेपर अराउंड 1.5-1.6 करोड़ है। अब शायद ज्यादा भी होगा। और बहुत सारे रिपोर्ट ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, राइट? तो नॉर्मली ये कहा जाता है कि हर दिन, एवरी डे, अक्रॉस इंडिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, राइट, 60% व्हीकल पॉपुलेशन ट्रक बस का जो नेशनल हाईवे परमिट है वो 60% रोड पे रहता है एवरी डे। तो 60% एवरेज अगर देखेंगे तो कितना हो गया? 1 करोड़, राइट? आज की तारीख में एग्जैक्टली 1057 टोल प्लाजाज है।
और ये 60% जो ट्रैफिक है नेशनल हाईवे, कहीं ना कहीं हाईवे पे जा रहा है, बराबर है, एवरेज एक 400-500 किलोमीटर ट्रैवल हो रहा है। तो नॉर्मली तो वो 2-3-4 टोल प्लाजा, टोल गेट क्रॉस करता है। आप एक का हिसाब लीजिए, सिर्फ एक, कि पूरे दिन में वो 500 किलोमीटर में एक टोल गेट क्रॉस कर रहा है। अब बस, ट्रक, नेशनल हाईवे, उसका नॉर्मली टोल फीस क्या रहेगी? 100 से लेके 200, 300, 400, 500। आप 500 का हिसाब लीजिए, होता ही होता है, उतना तो होता ही है। तो 1 करोड़ इंटू 500, तो दिन का कलेक्शन कितना हुआ? 500 करोड़ इंटू 365 डेज कितना हुआ? I have to look calculator. 1,50,000 करोड़ दिखाते कितना है? अब प्रॉब्लम यह है कि तो ये जाता हर कहाँ है चीज पैसा? एग्जैक्ट, अब वही तो पूछना है, यही तो पूछना है हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टिव एमएलएज एमपीज के थ्रू ये सब्जेक्ट आना चाहिए। कहाँ जाता ये तो प्रॉब्लम, ये तो प्रेशर मेरा भी है ना। तो मेरा जो एमएलए एमपी है उसने ये राज्यसभा में या लोकसभा में या लोकल असेंबली में आना चाहिए मुद्दा। देखो प्रॉब्लम ये है ना कि इसको ही अंडर रिपोर्टिंग बोलते हैं। चलो मान लो मैं जो बोल रहा हूं मैं गलत बोल रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, राइट? आप आरटीआई यूज कीजिए, निकालिए, आप ही बताइए कितना व्हीकल पॉपुलेशन है, कितना रजिस्टर है। अरे सिर्फ आप पूना आरटीओ की बात करें, कितना व्हीकल पॉपुलेशन है? आज 40-50 लाख से ज्यादा व्हीकल टोटल आज तक रजिस्टर हुई है। अगर एक पूना सिटी है तो कितने सारे मेट्रोज है? अगर सिर्फ एक स्टेट ले लो, आज आरटीओ का आंकड़ा कितना पास हुआ है? तो लेटेस्ट आंकड़ा है कि 1 से लेके 58, मतलब एमएच 58 क्रॉस हुआ है। तो 58 आरटीओस, तो इमेजिन करो। और ये एक स्टेट, कितने स्टेट है? 35 स्टेट। कैलकुलेशन आप ही कीजिए। प्रॉब्लम ये है ना अंकित जी, स्टडी नहीं करता कोई, वस्तुस्थिति क्या है। एक ने बोल दिया ये है तो ये करना है, दूसरे ने बोल दिया वो है वो करना है। नहीं, खुद का दिमाग लगाओ यार। ये अभी ये टाइम आ गया कि खुद का दिमाग लगाओ, स्टडी करो, सब पेपर्स थोड़ा देखो। वो कष्ट तो करना चाहिए। अगर आपको कोई रिपोर्ट मिलता है, स्टडी रिपोर्ट, तो उसको एनालाइज करना है, स्टडी करना चाहिए। अगर नहीं समझता तो किसी लॉयर के साथ बैठो, नहीं समझता किसी चार्टर्ड अकाउंट के साथ बैठो, नहीं समझता कोई एक्टिविस्ट के साथ बैठो, लेकिन स्टडी करो यार। सब कागज पे है, ये थोड़ी मेरे थोड़ी आंकड़े हैं ये, या मेरे को लगा ये 1.5 लाख करोड़, मेरे को लगा 50,000 करोड़। नहीं है ना, ऐसा नहीं है। व्हीकल पॉपुलेशन अगेंस्ट टोल प्लाजास, अगेंस्ट टोटल व्हीकल और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो ये तो कैलकुलेशन आमने सामने है। ये तो होगी नेशनल हाईवे की बात। अगर अब हम पर्टिकुलर सिटी में आ जाए, लाइक हम पुणे में रह रहे हैं, तो पुणे में आपको क्या लगता है कि लाइक कहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन को एक्शन लेना चाहिए? या फिर 2-3 सब्जेक्ट है। एक जो हॉट है आज की तारीख में वो है बैड रोड्स। दूसरी चीज है अपना साउंड पोल्यूशन। मतलब इससे तो मतलब जो लगा के नाचते उनको खुद को तकलीफ कैसे नहीं होती ना, ये सच्ची मेरे समझ के बाहर है। क्लियर कट नॉर्म्स है। नॉइज पोल्यूशन रूल 2006 या 2000, क्लियर कट। रात में 45 dB डेसिबल जो साउंड मीटर रहता है, जिसके बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐप आज गूगल पे अवेलेबल है। नॉट नेसेसरी कि आपको वो बाजार से ला के आप 1700, 1800, 2000 का वो, कोई जरूरत नहीं। ऐप अच्छे है, रिलायबल है। दिन में उसका वो लिमिट है 55। अच्छा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगेन पढ़ना चाहिए, ये सब अवेलेबल है। उसका रिपोर्ट है 65, जैसे वो नॉइज 65 डेसिबल क्रॉस होता है तो वो तकलीफ देना चालू होता है। और तकलीफ सबको, तकलीफ सबसे तकलीफ ज्यादा दिमाग जाम होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना। और अब जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो है ना, यू कैन इमेजिन कि कुछ भी हो सकता है। आज की तारीख में वस्तुस्थिति क्या है? पूना का कोई भी जंक्शन, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल, कोई भी गली, स्कूल बस, प्राइवेट बस, स्पेशली वाटर टैंकर्स, नॉर्मल व्हीकल, आप स्कूटी का भी हॉर्न ले लो जी, 100 क्रॉस है स्कूटी का हॉर्न। अब ये पता नहीं बनाने, हर गाड़ियों का अलग अलग होता है, बराबर है। तो नॉर्मल ट्रैफिक आप कोई भी
पुणे का चौक ले लो, इट इज एवरेज 80. सो ऑलरेडी वी आर इन अ मेस. आज हम लोग मतलब बदतर जिंदगी जी रहे. तो क्या गाड़ियों के हॉर्न पे भी 100% आना चाहिए. अब जब मैं देख रहा हूं कि यार वो नो, गणपति में मैंने देखा नहीं, हम लोग अभी डीजे को 100, अरे ऑलरेडी 80 क्रॉस हुआ है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 65 बोल रहा है, आप बोल रहे हैं 100 चलेगा, मतलब वैसे भी आप मार रहे हो. ये सबसे बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है. तीसरी प्रॉब्लम अगेन जो विजिबल है, जो उठा फ्लेक्स, जो उठा बैनर, यार उसके भी नियम है. जैसे आइलैंड पे नहीं होना चाहिए, अगर लगाना है तो जमीन के 6 फीट ऊपर वो लगाना चाहिए. उसके बाद आपको कोई भी इलेक्ट्रिकल पोल नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है उसके ऊपर नहीं लगाना है, आपको झाड़ के ऊपर नहीं लगाना है, आपको फुटपाथ रोकना नहीं है, पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट रोकना नहीं है. अच्छा, उसके लिए कायदे हैं क्या? 100% है. कि जैसे बोलो डिफेसमेंट एक्ट जो है कि सिटी आप डिफेस कर रहे हो, मतलब खराब कर रहे हो, तो मराठी में विद्रूप बोलते हैं, तो एक्शन कोई लेकिन पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, देखो हर चीज में आप पुलिस को दोष नहीं दे सकते, दे आर लिमिटेड. आप ट्रैफिक पुलिस ले लो और नॉर्मल लोकल पुलिस ले लो, दे कैनॉट डू एनीथिंग. और ये असली काम किसका है? ये असली काम है पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. उसके पास कितने डिपार्टमेंट है ये सब चीज रोकने के लिए, साउंड पोल्यूशन हो, ट्रैफिक जाम हो, रोड हो, या फिर फ्लेक्स बैनर चिप हो या होर्डिंग्स हो. कितने डिपार्टमेंट? एक सबसे बड़ा स्काई साइन, आकाश चिन्ह मराठी में बोलते हैं, रोड रास्ता, एनक्रोचमेंट अतिक्रमण, पोल्यूशन प्रदूषण, ये 4 डिपार्टमेंट तो है ही है जिनकी ये मॉरल नहीं, टेक्निकल ऑथराइज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी रोड जाम कर रहा है, रोड अटका रहा है, तो इसको आपको बाय डिफॉल्ट निकालना है. अच्छा, सबसे बड़ी बात, इलीगल बैनर कैसे, इलीगल बैनर है ये कैसे मालूम आइडेंटिफाई कर सकते हो? जी, नियम ये कहता है कोई भी छोटा बड़ा फ्लेक्स बैनर होर्डिंग हो, आपको उसका डिजाइन पहले सैंक्शन करना पड़ता है, आपको एप्लीकेशन करना पड़ता है, आपको डिजाइन सबमिट करना पड़ता है, उसके बाद अप्रूवल मिलता है, उसके बाद हर चीज, हर बैनर कमिश्नर ऑफ पीएमसी उसका अथॉरिटी मांगता है, उसके बाद ही, और जो परमिशन मिलती है वो आपको फ्लेक्स पे छापनी पड़ती है. ऐसा लोग करते होंगे क्या? मतलब जो भी बैनर लगते हैं, आपको लगता है कि ऐसे लोग करते होंगे? इतना अगर वो नहीं लगाई है तो नहीं किया है, एज सिंपल एज दैट. लेकिन लोगों को कैसे मालूम पड़, जैसे मैं रास्ते पे जा रहा हूँ, मैंने कोई फ्लेक्स देखा, तो सपोज जैसे मुझे मान लीजिए मुझे कंप्लेन करना है कि फ्लेक्स ये पता नहीं लीगल है कि लीगल है और रोड में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि मतलब दिस इज लीगल और इलीगल? ठीक है, रोड किसको बोलते हैं वो तो मालूम है, जहाँ से गाड़ियाँ जाती है हम लोग चलते हैं. पेडेस्ट्रियन फुटपाथ किसको बोलते हैं वो तो सबको मालूम है ना. अगर कोई फुटपाथ है, बेसिक चीज है, अगर फुटपाथ है, एक कंपाउंड वॉल है या रेलिंग है, राइट, और फुटपाथ है, अगर वो आप जा रहे हो और फुटपाथ पे आपको एक सामने फ्लेक्स बैनर होर्डिंग दिखा, नहीं, ऑन बिहाफ ऑफ होर्डिंग स्ट्रक्चर, इफ वी कैन टॉक लाइक, अगर वैसे कुछ फ्लेक्स में होना चाहिए कि दिस इज ऑथराइज्ड बाय पीएमसी. मैं वही बोला ना कि हर जो फ्लेक्स है उसका डिजाइन और परमिशन, पीएमसी कमिश्नर का साइन, स्काई साइन डिपार्टमेंट का अप्रूव्ड, वो जो परमिशन मिलती है उनको, उसका स्कैन कॉपी स्कैन करके आपके आर्टिकल में आना चाहिए, आपके फ्लेक्स डिजाइन आना चाहिए, कोई भी एक कॉर्नर पे. वो तो वही तो मैंने कहा, अगर वो नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई इलीगल है, बराबर है. अब ये किसको देखना है? ये हमने देखना है कि स्काई साइन डिपार्टमेंट ने देखना है. अगर फुटपाथ पे फ्लेक्स लगा है तो ये हमने देखना है कि रोड डिपार्टमेंट देखना है, हमने देखना है कि उनका एनक्रोचमेंट डिपार्टमेंट ने देखना है, हमने देखना है कि लोकल अपना ट्रैफिक पुलिस ने देखना है. तो हर चीज गवर्नमेंट को सुओ मोटो करनी है. हमने क्यों झगड़ा बोलना है हर वक्त? नियम है ना, तो उसको पालन, जैसे आप कहते हो कि लोगों ने करना चाहिए, तो ये जब सारी चीजें होती है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? कॉर्पोरेशन करेगी ना.
नॉइज पोल्यूशन आप देखो, आप सीसीटीवी कैमरे बोल रहे हो, बराबर है, खर्चा कर रहे हो ना, बराबर है, तो सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो तो हर चौक में हर सिग्नल पे डेसिबल मीटर भी लगाओ। देखो 24 घंटे में, अरे यार वो चौक का जो डेसिबल मीटर नॉइज पोल्यूशन है ना, वो आंकड़ा 65, 70, 80 जा रहा है, 80 जा रहा है, खत्म, आईना दिखा दिया आपने। ऑटोमेटिक क्या होगा, जो बिना वजह बजाते रहते ना, वो कम कर वो देखेंगे अरे यार ये तो और दिखा हो कि WHO नॉर्म 65, उसके आगे जाएगा तो आपके कान को इंजरी होगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, नहीं यार ये तो मैंने नहीं बजाना चाहिए, ये 80 जा रहा है, ये 100 जा रहा है, खत्म। अब डीजे बैन है, लेजर बैन है, एक्शन हम लेंगे, तुम लेंगे, या पुलिस लेगी, या कॉर्पोरेशन लेगा? जी, क्वेश्चन इज अनआंसर्ड। अब बताओ क्या करना है। तो फ्लेक्स के बारे में थोड़ा सा और बताइए, लाइक कितने सारे केसेस आते हैं, अगर आपके पास ऐसा कुछ स्टैटिस्टिक्स? केसेस के स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन आप अगर देखेंगे पुणे के कोई भी गली कूचा, चौक चौराहा, छोटा रोड, बड़ा रोड, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, कहीं भी ले लो, माय पॉइंट इज जरूरत क्या है? ऐसा इतनी बड़ी बड़ी एड एजेंसीज, पलक कर एड एजेंसी, मास्टर आदमी, बड़ा आदमी, वो भी फेल होगा फ्लेक्स के सामने। हम फ्लेक्स की बात कर रहे हैं, अभी एक बहुत ही रिसेंटली सारे पॉलिटिशियन जो अपोजिशन पार्टी के लीडर्स हैं, उनके बीच में अभी एक फ्लेक्स का बहुत बड़ा इशू चल रहा है, दैट इज देवा भाऊ का फ्लेक्स। उस पर कुछ भी सिंबल नहीं है, आई डोंट नो कि आप अवेयर हैं कि नहीं। देखा मैंने, वो सारे फ्रंट न्यूज पे आया था देवा भाऊ। देखा, पॉइंट है कि उसके ऊपर, फ्लेक्स के ऊपर कौन है ये कोई मायने नहीं रखता, फ्लेक्स की संख्या मायने रखती है, फ्लेक्स कहाँ लगा ये मायने रखता है, फ्लेक्स लीगल है इलीगल है ये मायने रखता है। यार सेल्फ डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है कि नहीं है, वो आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आप 100 मीटर में 10 फ्लेक्स लगाएंगे, क्या उसकी जरूरत है? आप कमान और ये लगा रहे हो, कमान लगा रहे हो, कनात लगा रहे हो, आप ये एक एक 1.5 फुट का एक एक वो पिलर रहता है, ये रोड के एक साइड है, रोड की एक साइड है, तो ऑलरेडी आप एक कैरेजवे बंद कर रहे हो, तो उससे ट्रैफिक जाम हो रहा है। माय पॉइंट इज जरूरत है क्या? अरे उसकी वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, अगर उसकी वजह से ईंधन लॉस हो रहा है, फ्यूल लॉस हो रहा है, इकोनॉमी लॉस हो रहा है, लेकिन उसको कुछ पड़ी नहीं है जी। ये किसका काम है? ये गवर्नमेंट का काम है। अगर वो गवर्नमेंट काम नहीं है तो उसको पूछने के लिए किसका काम है? लोकल रिप्रेजेंटेटिव, लोक प्रतिनिधि जी। अब वो भी काम नहीं कर रहे, तो फिर एटलीस्ट लोग उनके एमएलए एमपी को तो पूछ सकते हैं, भाई माई लाइफ हैज बिकम मिजरेबल, प्लीज सेव माई लाइफ, आई एम बिकमिंग डेफ, मैं बहरा हो रहा हूं, ये मुझे नहीं देखा जा रहा है। लास्ट में इस सीजन को मुझे लगता है बातें खत्म नहीं होंगी, नहीं खत्म होगी, मैंने पहले ही बोला था ये नहीं खत्म होगी। लेकिन मैं एक एंडिंग पॉइंट पे ले जाता हूं कि अगर पब्लिक को आप अपने तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे इन सब टॉपिक्स पे? व्हाट शुड पब्लिक नीड टू? जैसे आपका घर है, आपका फैमिली है, माँ बेटी, माँ बाप, बेटी बेटियां, वाइफ, रिलेटिव्स, जैसी वो आपकी जिम्मेदारी है, राइट? ये तो दोनों आज की तारीख में हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है, मतलब मेल फीमेल ये मैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, जो भी कोई घर चला रहा है, राइट? जैसे उसकी ये जिम्मेदारी घर में है, मैं बोलता हूँ उतनी ही जिम्मेदारी अब जब बाहर निकलते हो उतनी ही है, बिकॉज देश किससे चलता है? देश किसका है? देश नागरिक से चलता है, राइट? तो हर कॉमन मैन, सिटीजन की ये जिम्मेदारी है। अगर उस पर आपके पास टूल है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, पढ़ाई करो, वेबसाइट देखो, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, आप बाहर निकलोगे साउंड पोल्यूशन है, करो तकरार, सोचो, आप बाहर निकलोगे रोड खराब है, फैसिलिटी नहीं है, सैनिटेशन है, वाटर लॉगिंग हो रहा है, पोल्यूशन है, एनक्रोचमेंट है, फेरी वाले है, ट्रैफिक जैम है, ये सारी चीज है कि नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये जितनी आपकी जिम्मेदारी घर में है उतनी ही जिम्मेदारी आपके बाहर है,
बी अलर्ट, बी एजाइल। बहुत सारे हेल्पलाइन अच्छे, जैसे मैंने कहा कि अगर पुणे में ट्रैफिक जाम हो तो अच्छे खासे कंट्रोल नंबर की लिस्ट है। लोग कंट्रोल क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल रूम का जो नंबर है, इमरजेंसी नंबर, पहले जो 100 था अभी 112 है। क्यों डरते हैं मेरे को समझता नहीं यार। यार हमारे लिए बनाया है वो 112। मैं तो बिंदास घुमाता हूं और मेरा अनुभव अच्छा है कि वहां से हेल्प आती है, एक्शन होती है। नहीं यार उसको फोन कौन करेगा यार, पुलिस का मामला है। नहीं, मेरा दावा है, लोग अच्छे हैं, पुलिस अच्छे है, उनको बताओ तो सही। वो कोई मैजिशियन तो नहीं है, वो एक जगह पे बैठ के यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, वहां पे प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे होर्डिंग का प्रॉब्लम है। यार बताना तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनता है। बी विजिलेंट सिटीजन होना, ये जिम्मेदारी आपकी भी है। तो 112 है ट्रैफिक कंट्रोल का। मेरा अनुभव जो है ना, ट्रैफिक कंट्रोल का जो भी नंबर है 2612 4000 और 5000 ऐसे बुक कंट्रोल में पुलिस आती है ट्रैफिक जाम को। अच्छा मतलब जो नॉर्मल पुलिस आती है और काम होता है। डोंट जस्ट सिट। अगर टोल जाम में हो तो लोकल एमएलए एमपी है, तहसीलदार है, कलेक्टर है, मैनेजर के नंबर है, टोल कॉन्ट्रैक्ट है, वेबसाइट खोलो, सब नंबर है, घुमाओ तो सही। एक आखिरी नंबर दूंगा, अगर महाराष्ट्र में कोई भी हाईवे पे अगर ट्रैफिक जैम में एक्सीडेंट में प्रॉब्लम है, एम्बुलेंस के लिए तो 108 नंबर है, लेकिन महामार्ग पुलिस हेल्पलाइन है, महामार्ग हाईवे पुलिस जो मंत्रालय से कार्यरत है, उसका नंबर है 9833498334 9833498334। मेरा 12 साल का एक्सपीरियंस है। जब जब मैंने फोन किया है हाईवे पे, अगर प्रॉब्लम है, बोले वो ट्रैफिक जाम कुछ भी हो, मदद हेल्प आती है। तो वो लोग भी मदद करने के लिए रेडी है, उनको भी करना यूज तो कीजिए। सो बी विजिलेंट, बी अजाइल। ऐसे में नेशनल हाईवे के देखते हो, नेशनल हाईवे 1032 1033 है, घुमाओ तो सही जी। 98224 इसका है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस का है, 98224 या 98226 है। एक्सप्रेस पे आप जाम में खड़े हो, कर तो सही, फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है। राइट। मेरे डरो मत यार, कुछ नहीं होता, ये सिस्टम अपने लिए है। अगर हम नहीं करेंगे तो ये एमएलए एमपी नहीं सुधरने वाले। अगर हम लोग नहीं बोलेंगे ना तो ये संस्था अपने लिए है भाई, यूज करो, कुछ नहीं होता, सब लोग अच्छे हैं, इनको भी काम करना है। सो लेट्स डू इट। सो लेट्स डू इट, डोंट वेट, रेज योर वॉइस। एग्जैक्टली, करो यार, कुछ नहीं होता, लोग अच्छे हैं, सबको अपनी कंट्री अच्छी लगती है, सबको अपनी सिटी अच्छी लगती है, तो अपना भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। जो घटना का वो मुझे कलम नहीं मालूम है, लेकिन सिटीजन के जो काम है ना, जिम्मेदारियां, उसके ऊपर एक अच्छा एक आर्टिकल है, क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो उसके तहत तो करना ही हमको जी। सो बी विजिलेंट, बी अजाइल, करो, इस्तेमाल करो, मदद आती है, मिलती है। I mean, बहुत कुछ कह सकते हैं हम लोग इसके बारे में। We'll talk more in next episode. Yes. Stay tuned. Thank you, sir.